वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सौरभ। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका कि लेक्चर 7 आज होने वाला है। लेक्चर 6 तक हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट कर लिया था। 1.1 में हम लोग का क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इसेंट्रिक लोड्स, जो कि डायरेक्ट लोड और इसेंट्रिक लोड को हम लोगों ने काफी अच्छे से लेक्चर फर्स्ट में समझा। इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, नेचर ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो कि हम लोगों ने लेक्चर 6 तक काफी अच्छे ढंग से समझा। अगर आप लोग 1.1 नहीं पढ़े तो पहले जाके लेक्चर 6 तक काफी अच्छे ढंग से आप लोग समझ लें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1.2 देखने वाले हैं। तो 1.2 में क्या है बेसिकली पहले देख लेते हैं। कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेसेस। कंडीशन फॉर नो टेंशन, ये चीज हम लोग को पढ़ना क्यों? कंडीशन फॉर नो टेंशन, जैसे सपोज कीजिए कोई भी कंप्रेशन मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हम लोग किस चीज़ से बना होता है? कंक्रीट से बना होता है, और उसमें स्टील बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो उसमें कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट हम लोग का कंप्रेशन में तो काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट वहाँ पे अगर टेंशन थोड़ा सा भी जनरेट होता है तो वो पूरा वीक होता है। अगर कंक्रीट के मेंबर में अगर हम लोग का टेंशन जनरेट होता है तो माना जाता है कि वो हम लोग का स्ट्रक्चर जो है, वो हम लोग का मेंबर जो है फेल कर चुका है। तो इस वजह से हम लोगों को देखना पड़ता है कि किसी भी, जैसे ये कंप्रेशन मेंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग का अगर उस मेंबर में कहीं पे भी हम लोग का टेंशन नहीं जनरेट करना चाहिए। अगर टेंशन जनरेट करता है तो वो मेंबर जो हम लोगों का फेल हो चुका है, डेट मीन्स कॉलम कंप्रेसिव मेंबर हम लोगों का फेल हो चुका है। तो इसलिए हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना है, कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। एक्सिस जो एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां से एक्सट्रीम फाइबर पे हम लोग का या फिर इस साइड या फिर इस साइड किसी भी साइड अगर एक्सट्रीम फाइबर की इधर जाए तो हम लोग का वहाँ पे नो टेंशन जनरेट होना चाहिए। तो कंप्रेसिव फोर्स रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेस रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग को पढ़ना है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब वही है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है तो हम लोग उस रेक्टेंगुलर कॉलम में कौन से एरिया पे लोड लगाएं जिससे कि हम लोगों का उस पूरे के पूरे मेंबर में, अगर वो कॉलम है उस कॉलम में हम लोगों का कहीं पे भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं हो। तो यही बेसिकली होता है हम लोग का लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी तो हम लोग समझ गए। तो आगे फिर हम लोग को पढ़ना है कोड ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन। तो कोड ऑफ सेक्शन करने का क्या मतलब है? हम लोग अगर कोई रेक्टेंगुलर कॉलम है या फिर सर्कुलर कॉलम है तो उस सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम का जो प्लान एरिया होता है, हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया, उस क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कहाँ पे हम लोग लोड लगाए जिससे कि उस पूरे के पूरे एरिया में जो हम लोग का कहीं भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं हो। और अगर उसको पूरा ड्राइव कर दे तो हम लोग एक इक्वेशन मिलता है, तो उस इक्वेशन का नाम दिया गया है कोड ऑफ सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर सेक्शन। तो इन सारे को 1.2 को आज हम लोग बेसिकली पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और ये 1.2 आज हम लोग का बेसिकली अच्छे ढंग से खत्म हो जाएगा। फिर कल के लेक्चर हम लोग 1.3 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग का चिमनी सब पढ़ना है। चिमनी में हम लोग का कितना मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होता है, कितना मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होता है थ्रू विंड प्रेशर, तो वो सारे कुछ को हम लोग कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोगों का क्या क्या कंडीशन है फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। कंडीशन फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कॉलम है तो उस पर कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे हम लोग का टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था जहाँ पे टेंशन स्ट्रेस जनरेट किया था। तो वो अगर टेंशन का बात किया हम लोग का, वो किस साइन के साथ आता है टेंशन? हम लोगों का माइनस साइन के साथ कुछ उसका मैग्नीट्यूड रहता है, या फिर वो -5 न्यूटन पर एम स्क्वायर रहता था। तो हम लोग इसको बोलते थे कि हम लोग का वहाँ पे सिग्मा टी, जो कि उस मेंबर में टेंशन स्ट्रेस जनरेट प्रोड्यूस हो रहा है 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर का, जो कि हम लोगों का माइनस निगेटिव साइन के साथ आता था। तो अगर बात की जाए निगेटिव साइन हम लोग का कैसे आएगा? अगर सिग्मा रिजल्टेंट हम लोग करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, जब भी हम लोग प्लस करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस तो हम लोग को ऑलवेज ये पॉजिटिव आने वाला है। अगर कभी हम लोग मिनिमम स्ट्रेस जैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, तो हो सकता है कि हम लोग का कभी निगेटिव में आ जाए, क्योंकि किसी केस में हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस हो सकता है कि कुछ कम अमाउंट का हो, अगर ये 1 हो गया, या फिर और बेंडिंग स्ट्रेस अगर 2 हो जाएगा। जब हम लोग सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो 1 - 2 करेंगे तो हम लोग का -1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि उस मेंबर में जो कहीं ना कहीं हम लोग का टेंशन स्ट्रेस जनरेट हुआ है। तो अब इसके कंडीशन क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग।
किसी भी मेंबर की बात की जाए, अगर उसमें हम लोग को माइनस स्ट्रेस नहीं जनरेट करवाना है या फिर जीरो स्ट्रेस ही जनरेट करवाना है, तो वो तभी पॉसिबल है जबकि हम लोगों का जो है सिग्मा नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तभी हम लोगों का उस स्ट्रक्चर में सिग्मा रिजल्टेंट जो है हम लोगों का होने वाला है जीरो स्ट्रेस के अप्रॉक्स। जैसे बात की जाए तो हम लोग अगर सिग्मा नॉट जो है अगर 1 होता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी अगर 1 है, तो अगर अब हम लोग इस केस में अगर सिग्मा मिनिमम कैलकुलेट करें, सिग्मा मिनिमम, तो सिग्मा मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है 1 माइनस बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 1, तो ये हम लोग का कितना आता है 0। दैट मीन्स अगर ये 0 आ गया तो हम लोगों का उस स्ट्रक्चर में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस ही जनरेट हो रहा है, कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट नहीं हो रहा है, बट उस स्ट्रक्चर में हम लोगों का कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेस भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर वहाँ पे टेंशन स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रक्चर हम लोगों का सेफ है, अभी वो क्रैक नहीं किया है। और एक केस की बात की जाए जिस केस में हम लोग का अगर सिग्मा नॉट बड़ा होगा बेंडिंग स्ट्रेस से, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो 2 - 1 करते हैं तो हम लोग का आ जाता है 1 न्यूटन पर mm²। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो हम लोग का कहीं ना कहीं पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर में हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स ही जनरेट कर रहा है, जो कि मिनिमम अमाउंट का +1 न्यूटन पर mm² कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो बेसिकली अगर कंडीशन की बात की जाए फॉर नो टेंशन और जीरो स्ट्रेस की, तो कंडीशन यही है कि हम लोगों का हो जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस। ये टॉपिक जो है हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है बहुत बार 6 नंबर में पूछा गया है, 2020 में भी हम लोगों को पूछा गया था 6 नंबर में, तो इस टॉपिक को हम लोग VBI कर लेंगे फॉर 6 नंबर। और मैक्सिमम टाइम रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर सर्कुलर सेक्शन के भी आते हैं, तो कुछ खास चेंजेस नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, दैट इज कोर ऑफ सेक्शन या फिर कर्नल ऑफ सेक्शन। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, मिडिल थर्ड रूल या फिर कोर ऑफ सेक्शन या फिर कर्नल ऑफ सेक्शन, तीनों एक ही चीज़ है जो कि हम लोग को बताता है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। वो ई का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे जिसके अंदर हम लोग लोड लगा, इसेंट्रिक लोड, जिससे कि उस पूरे के पूरे सेक्शन में हम लोग का कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं हो। तो ये बेसिकली हो जाता है हम लोग का कोर ऑफ सेक्शन या फिर कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये नाम हम लोग बेसिकली पहले इस पूरे चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग को लास्ट में पता चल जाएगा ये नाम इसको क्यों दिया गया मिडिल थर्ड रूल। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप लोग को ये लैंग्वेज इतना पूरा लिखना है, उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम बताते हैं इसको इरेज करके। द सीमेंट कॉन्क्रीट आर वीक इन टेंशन, जैसा कि आप लोग भी जान रहे होंगे, सीमेंट कॉन्क्रीट जो होता है या फिर जिसको हम लोग PCC बोलते हैं, अगर उस पर हम लोग का कॉन्क्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस उस पर अगर बहुत ज़्यादा लगाए तो वो इजीली बर्दाश्त कर लेगा। अगर उस पर कहीं ना कहीं टेंशन स्ट्रेस थोड़ा सा भी जनरेट करता है तो वो हम लोगों का वीक हो जाता है। वो अगर उसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है तो वो हम लोगों का डायरेक्ट ब्रिटलनेस की तरह बिहेव करता है और पूरा चूर चूर हो जाता है। उसके लिए आगे आप लोग लिखना है हेंस द लोड मस्ट बी अप्लाइड ऑन दीज कॉलम इन सच अ वे दैट देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस anywhere in the section, but when an eccentric load is acting on a column it produces direct stress as well as bending stress। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, अगर इसेंट्रिक लोड किसी भी मेंबर पे पड़ता है तो वो हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस बोथ प्रोड्यूस करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस बहुत स्ट्रेसेस हम लोग का इसेंट्रिक लोड की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोग का इसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करना होगा जिससे कि हम लोग को पता चलेगा ई का वो क्या वैल्यू हम लोग या फिर इसेंट्रिसिटी का वो क्या लिमिट होगा जिसकी वजह से हम लोगों का उस पूरे के पूरे मेंबर में जो है टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा होगा जिसका कि विड्थ हम लोगों का B है और डेप्थ D है, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसका आप लोग को एक लैंग्वेज लिख लेना है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ B एंड डेप्थ D एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। लेट दिस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ लोड विच इज इसेंट्रिक टू द एक्सिस y। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग का लोड जो एक्ट कर रहा है ये कहीं ना कहीं y एक्सिस से इसेंट्रिक है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं x एक्सिस पे यहाँ या फिर x एक्सिस पे कहीं ना कहीं y एक्सिस के अबाउट कुछ इस साइड हम लोग का लाई कर रहा हो, या फिर इस साइड या फिर इस साइड।
कहीं ना कहीं लोड एक्ट कर रहा होगा पी अमाउंट का। तो क्या करना, लेट पी इज इक्वल टू इसेंट्रिक लोड, ई इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्शन। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि इसेंट्रिसिटी लिमिट निकालना है, जिसके की वजह से हम लोग का किसी भी सेक्शन पे जो है वो जो ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उस रेक्टेंगुलर कॉलम पे हम लोग का टेंशन नहीं जनरेट हो, दैट मीन्स नो टेंशन हो। तो अगर हम लोग जैसे पहले निकाल लेते मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस, तो मिनिमम स्ट्रेस ही हम लोग का कहीं ना कहीं टेंशन स्ट्रेस होता था जब कभी भी वो माइनस में चले जाता था। अगर वो जीरो से अपर वैल्यू में रहता, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू का साइड रहता, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए पॉजिटिव था, वो कहीं ना कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस वहाँ पे जनरेट हो रहा था। हम लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग का इस रेक्टेंगुलर कॉलम पे जो मिनिमम स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं सिग्मा मिनिमम जो इस रेक्टेंगुलर कॉलम पे जनरेट होगा वो कितने अमाउंट का होगा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था, P बाय ए इंटू 1 माइनस 6E बाय बी, ये हम लोगों का सिग्मा मिनिमम हो जाता है। यहाँ तक आप लोग अच्छे ढंग से लिखिए और इसको इरेज करके फिर मैं आगे बताता हूँ। अगर हम लोगों को अगर इस रेक्टेंगुलर कॉलम में अगर कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा मिनिमम को हमेशा जो हम लोगों को जीरो से बड़ा या फिर बराबर रखना पड़ेगा, तभी इस रेक्टेंगुलर कॉलम में जो हम लोगों का टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सिग्मा मिनिमम का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, जैसा कि मैंने अभी समझाया, इफ सिग्मा मिनिमम इज नेगेटिव, अगर सिग्मा मिनिमम हम लोग का निगेटिव आता था तो वो हम लोग का क्या हो जाता, देन स्ट्रेस विल बी टेंसाइल, जैसा कि हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। बट इफ सिग्मा मिनिमम इज जीरो और पॉजिटिव, अगर सिग्मा मिनिमम हम लोगों का जीरो आया था या फिर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, देन देयर विल बी नो टेंसाइल स्ट्रेस, दैट मीन्स हम लोग का वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ है, वहाँ पे ओनली और ओनली हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुआ है along the width of the section. Hence, for no tensile stress along the width of the column, sigma minimum should be greater than or equals to 0. तो ये हो जाएगा। और सिग्मा मिनिमम का हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P बाय ए इंटू 1 माइनस 6E बाय बी। तो ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से जो हम लोग P बाय ए को इस साइड लेके जाएंगे, अगर P बाय ए को इस साइड लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 6E बाय बी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जो है 6E बाय बी को इस साइड लेते आएंगे, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, 1 शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6E बाय बी। ये इस साइड माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया हम लोगों का। अब जो है हम लोगों को 6E शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बी को इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 बी। और लास्टली सो इसेंट्रिसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू बी बाय 6। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला टाइप का आ गया, जिसको कि हम लोग लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी बोल सकते हैं। दैट मीन्स बी बाय 6, अगर ज्योमेट्रिक एक्सिस दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेके अगर हम लोग बी बाय 6 सपोज कीजिए यहाँ पे आता है और बी बाय 6 इस साइड यहाँ पे आता है, तो ये एक एरिया हो गया। तो ये कब किस केस में बना, जब लोड जो हम लोग का वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा था। अगर सेम इसी प्रकार से जब हम लोग का लोड एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट लगेगा तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी का लिमिट हम लोग का क्या आ जाएगा।
जब हम लोगों का लोड वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा था तो हम लोगों का ई वाई कितना आया था b/6। और सिमिलरली इफ द लोड हैड बीन इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्स, दैट मीन्स ये जो एक्स एक्स एक्सिस है अगर इसके अबाउट कोई लोड लग रहा हो या वो वाई वाई एक्सिस पे या फिर यहाँ या फिर नीचे की साइड, तो द कंडीशन दैट टेंसाइल स्ट्रेस विल नॉट अकर इज व्हेन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्स एक्सिस डज नॉट एक्सीड d/6। उसका ई एक्स जो हो जाएगा d/6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। डेट मीन्स d/6 हम लोग का कहाँ आ जाएगा, सपोज कीजिए ये यहाँ आ रहा है d/6, d/6 ये हो गया d/6 और ये नीचे d/6 और ये यहाँ से b/6 कहीं यहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इन सब को अगर ऐड करें, मैच करें इन चारों पॉइंट को, ये जो एक हम लोग का यहाँ पे रोम्बस शेप का बना, तो इसी को हम लोग कोर ऑफ सेक्शन या फिर कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर मिडिल थर्ड रूल इसको क्यों बोलते हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं। ये जो है हम लोग का यहाँ से एक्स एक्स एक्सिस से ये यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हम लोग का d/6, और ऊपर भी ये कितना है d/6, जैसा कि समझ पा रहे होंगे। और ये वाई वाई एक्सिस इस साइड कितना है b/6 और ये इस साइड कितना है b/6। ठीक है, जब हम लोग b/6 और b/6 को ऐड करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये हम लोग का b/3 हो जाता है और ये हम लोग का पूरा पोर्शन d/3 हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग का रेक्टेंगुलर सेक्शन में इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है मिडिल थर्ड रूल, क्योंकि ये जो इसका विड्थ है उसका अगर हम लोग 1/3 करते हैं तो ये हम लोग को कोड ऑफ सेक्शन दे देता है, और ये जो इसका रेक्टेंगल का डेप्थ है अगर उसका 1/3 करते हैं तो इन अगर ये चारों पॉइंट को अगर मिला दिया जाए ये हम लोग का एक रोम्बस शेप ले लेता है, उसी को हम लोग कोड ऑफ सेक्शन, कर्नल ऑफ सेक्शन, मिडिल थर्ड रूल भी बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हम लोग का कंप्लीट। इस ये ई वाई है और ये ई एक्स है। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का कोड ऑफ सेक्शन फॉर सर्कुलर सेक्शन। इसी तरीके से हम लोगों को एग्जाम में भी पूरे अच्छे ढंग से बना के मैंने जितना लैंग्वेज लिखा इन सारी लैंग्वेज को अच्छे से प्रॉपर ढंग से आप लोग 5 से 6 बार रिवीजन करके अच्छे ढंग से कर लीजिएगा और एग्जाम में इस तरीके से प्रॉपर ढंग से लिख दीजिए, आप लोगों को 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग का इसेंट्रिसिटी का लिमिट कितना होता है, जिसको लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स हम लोग सर्कुलर अगर कोई कॉलम है उस पर कहाँ पे हम लोग इस कौन से एरिया पे हम लोग लोड इसेंट्रिक लोड एक्ट कराएं जिससे कि हम लोग का उस पूरे कॉलम पे कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो। अगर टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो वो कॉलम जो हम लोग का फेल माना जाता है। तो इसका एक और स्पेसिफिक नाम है, जैसा कि हम लोग का रेक्टेंगुलर सेक्शन का भी था उसी तरह सर्कुलर सेक्शन का भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल, और इसको हम लोग वही कोड ऑफ सेक्शन भी बोलते हैं और कर्नल ऑफ सेक्शन भी बोलते हैं। नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इस नाम से हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि हम लोग का रेक्टेंगुलर सेक्शन के भी केस में था, इसी प्रकार से डायरेक्ट हम लोग एग्जाम में दे दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को एक फिगर दिख रहा होगा, ये कोई एक सर्कुलर सेक्शन है जिसका कि डायमीटर हम लोग का d है। ये कोई एक सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायमीटर हम लोगों को d दिया हुआ है। तो कंसीडर a circular section of diameter d as shown in figure. Let this section is subjected to a load which is eccentric to the axis y या फिर x। अगर सर्कल के केस में तो वो किसी भी एक्सिस के अबाउट रहे, उसका डायमीटर हम लोग का कांस्टेंट है, या फिर वो y एक्सिस के अबाउट लोड लगे या फिर x एक्सिस अबाउट लोड लगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हम लोग का इसेंट्रिसिटी एक स्पेसिफिक ही आने वाला है, इसमें कोई इसका विड्थ चे अलग नहीं है, इसका डेप्थ कोई अलग नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसको, और कुछ कंसीडर करने का हम लोग आ गया है। लेट P इज इक्वल टू इसेंट्रिक लोड, E क्या था इसेंट्रिसिटी,
और कुछ, और ये क्या था, एरिया ऑफ द सेक्शन। अब हम लोग सेम उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन, पिछला जैसे हम लोगों ने किया था रेक्टेंगुलर के लिए, अगर हम लोगों का बात किया जाए इस सर्कुलर सेक्शन में, तो मिनिमम स्ट्रेस कितना सिग्मा मिनिमम जनरेट होता है, वो कितने अमाउंट का होता है, P/A इंटू 1-8E/D होता था। ये हम लोगों का इसमें मिनिमम स्ट्रेस था। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बोला था, इफ सिग्मा मिनिमम इज नेगेटिव देन टेंसाइल, देन स्ट्रेस विल बी टेंसाइल, बट इफ सिग्मा मिनिमम इज 0 और पॉजिटिव देन देयर विल बी नो टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग द विड्थ ऑफ द सेक्शन स्लैश कॉलम। जो कि हम लोग जान भी रहे हैं, अगर कहीं पे भी हम लोग अगर पॉजिटिव या फिर 0 स्ट्रेस आ रहा है तो उस कॉलम में तो हम बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि उस कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर वो निगेटिव में जा रहा है उसका सिग्मा मिनिमम, तो हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे टेंशन जो है कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। तो अब सबसे पहले हम लोग को उसके लिए एक कंडीशन क्या हो गया कि सिग्मा मिनिमम जो है हम लोगों का ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब हम इसको इरेज करके सिग्मा मिनिमम का जो एक फॉर्मूला था P/A इंटू 1-8E/D, उससे हम लोग बेसिकली एक इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, वही हम लोग हो जाएगा मिडिल क्वार्टर रूल। सिग्मा मिनिमम हम लोगों का क्या होना चाहिए, ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और सिग्मा मिनिमम इस सर्कुलर के केस में अगर बात की हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था P/A इंटू 1-8E/D, ये होता था हम लोगों का सिग्मा मिनिमम। ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब P/A को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 1-8E/D, तो ये 0 हो गया। अब 8E/D को इस साइड लेके आएंगे, 8E/D, और फिर फर्दर D को हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 8E शुड बी लेस देन D हो गया। अब हम लोग इस 8 को भी उस साइड लेते जाएंगे, दैट मीन्स E शुड बी और इक्वल्स टू D/8। तो हम लोगों का जो है इसेंट्रिसिटी का लिमिट जो क्या हो जाएगा वो D/8 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो अगर ये हम लोगों का टोटल D है तो D/8 सपोज कीजिए यहाँ लाई करेगा, D/8 यहाँ लाई करेगा, D/8 यहाँ लाई करेगा, D/8 यहाँ लाई करेगा। जब इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग अगर मिलाएंगे तो ये हम लोग एक सर्कल का शेप ले लेगा। तो ये जो एरिया हम लोग का बना, ये जो हम लोग का एरिया बना, इसी को बेसिकली हम लोग कोर ऑफ सेक्शन, कर्नल ऑफ सेक्शन, मिडिल क्वार्टर रूल बोलते हैं। कैसे बोलते हैं देखते हैं। ये जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन D/8, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन D/8, और क्या है, ये भी क्या था D/8, और ये भी क्या था D/8। जब D/8 और D/8 को ऐड करते हैं तो ये बेसिकली हम लोग का आ जाता है D/4, और इसको भी जब ऐड करते हैं तो हम लोग आ जाता है D/4। तो इसलिए जब हम लोग का ये D/4 डायमीटर का 1/4 हो जाता है तो इसलिए इसको नाम दिया गया मिडिल क्वार्टर रूल। इसी वजह से हम लोग का इसका नाम दिया गया मिडिल क्वार्टर रूल, क्योंकि अगर बात किया जाए अगर इस सर्कल का डायमीटर कुछ दिया हुआ था, सपोज ये 20 दिया हुआ था, तो उसको अगर क्वार्टर उसका निकालते तो वो बेसिकली हम लोगों का 5 हो जाता है। तो डैट मीन्स ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से 5 इधर जाइए, 5 इधर जाइए, 5 इधर जाइए, 5 इधर जाइए। तो इससे एक अगर सर्कल जो मिल रहा है, इस सर्कल के अंदर कहीं भी अगर लोड लगाते हैं, यहाँ लगाएं या फिर इस सर्कल के पॉइंट पे ही लगाएं, जो भी पॉइंट है, तो अगर कहीं भी इस लगाते हैं वो इसेंट्रिक लोड, तो इस कॉलम में हम लोगों का कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। आज बेसिकली हम लोग इतना ही समझे मिडिल थर्ड रूल फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, जो कि हम लोग का E/X जो आया है शुड बी लेस देन और इक्वल टू D/6 और E/शुड बी लेस देन और इक्वल टू B/6।
और जब dy6 ये दोनों एक्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से dy6, यहाँ से dy6 और यहाँ से by6, यहाँ से by6 करते हैं तो ये एक रोम्बस शेप लेता है। इसी को हम लोग कोड ऑफ सेक्शन, कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। इस एरिया के अंदर पे कहीं भी अगर हम लोग कोई लोड लगाते हैं इसेंट्रिक लोड, तो उसके वजह से इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉलम में कहीं भी हम लोग का जो है टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिर आपका आ जाता है मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो ये कितना है, ई इसका इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू d/8। ये जो हम लोग का इसका डायमीटर कितना था हम लोग का, d था। इसका डायमीटर की बात की जाए तो वो कितना था हम लोग का, d। तो अगर d/8 या फिर उससे कम, ये d/8 ये दोनों एक्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स और y, तो वहाँ से अगर d/8 उधर d/8 का एक सर्कल अगर बना दिया जाए तो ये कोई एक एरिया हम लोग का बनता है जिसको हम लोग कोड ऑफ सेक्शन, कर्नल ऑफ सेक्शन या फिर मिडिल क्वार्टर रूल फॉर सर्कुलर सेक्शन बोलते हैं। उस एरिया के अंदर जो कि यहाँ आप लोगों को लिखा है लेस देन, और उस एरिया के अंदर या फिर उस एरिया के ये जो सर्कल बनाए उसके किसी भी पॉइंट पे अगर वो लोड एक्ट कर रहा है तो उस लोड की वजह से इस पूरे कॉलम में कहीं भी हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। दैट मीन्स अगर इस एरिया या फिर इस एरिया के अंदर या फिर इस एरिया पे हम लोग का कोई लोड लगता है तो वो स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग का पूरा सेफ है। अगर इस एरिया के बाहर थोड़ा सा भी, अगर इस जोन के बाहर थोड़ा सा लोड लगता है तो वो कॉलम में कहीं ना कहीं हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कराएगा और वो कॉलम जो हम लोग का फेल कर जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अगर वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर किन्हीं को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।